एक सिंपल वायर लेते हैं, यह कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर में से किसी का भी हो सकता है। इस वायर से 5 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और एक बल्ब भी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वायर में, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं। अब मान के चलो इस वायर को बीच में से कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब हम करंट चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो करंट तभी चेक किया जा सकता है जब कोई लोड कनेक्टेड हो, सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब जो करंट वायर से फ्लो हो रहा है सेम वही करंट मल्टीमीटर से फ्लो होगा, तभी मल्टीमीटर करंट बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए मल्टीमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर के साथ में, तो मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करता है और हमें करंट की इन्फॉर्मेशन देता है। और जिस डिवाइस से करंट चेक किया जाता है उसको एमीटर बोलते हैं और एम्पियर करंट की यूनिट होती है। लेकिन यह मल्टीमीटर बहुत सारे मीटर का अकेला ही काम परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर जो बैटरी लगी है इस पर हमेशा वोल्टेज लिखा रहता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जो करंट को फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए। यदि हम मल्टीमीटर को डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं तो वह हमें वोल्टेज बता देगा, जिसका मतलब है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो फेज वायर होता है उसके पास में 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर के पास में 0 वोल्ट होता है जब तक लोड कनेक्ट ना किया जाए। न्यूट्रल वायर सिर्फ फेज वायर से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं उनको वापस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो जब तक स्विच बंद है और आप न्यूट्रल वायर को हाथ से टच भी कर लेते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। जब मल्टीमीटर को इन दोनों वायर को टच किया जाएगा तो मल्टीमीटर इन दोनों वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हमें शो करेगा। रेजिस्टेंस ठीक जिस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है उसी तरीके से करंट के लिए फ्रिक्शन का काम रेजिस्टेंस करता है, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है पावर को लॉस करना। अब हर मेटल का रेजिस्टेंस होता है कुछ का कम कुछ का ज्यादा, इसलिए हमारे घरों में जो मेन वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर को काम में लिया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वह गर्म कम होगा और गर्म कम होगा तो वह ज्यादा लोड उठा पाएगा। अब रेजिस्टेंस के भी कुछ भाई बहन होते हैं जिनको इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस बोलते हैं। यह भी पावर लॉस ही करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। अब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से मिलकर एक बहुत ही फेमस ओम का नियम बनता है, जिसको शॉर्ट में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मानकर चलो एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। यदि कहीं से भी वायर टूट गया तो सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट इस पॉइंट से आगे फ्लो होगा ही नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट जितनी भी डिवाइसेस लगी है उनके पास सेम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे 5 वोल्ट इन चारों बल्ब के सामने अपीयर हो रहा है तो हर बल्ब को 1.25 वोल्ट मिलेगा। अब वोल्टेज डिवाइड हो गया, जिसका मतलब है चारों बल्ब कमजोर जलेंगे। अब इन्हीं बल्ब को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इनमें से कहीं से भी वायर टूट भी गया तो बाकी के बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट का रास्ता आगे बढ़ने के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल में की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि सभी डिवाइसेस अच्छी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पावर को लेकर। वोल्टेज करंट तो ठीक है, पावर क्या होती है? बेसिकली पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। जैसे यह बल्ब 5 वोल्ट का है और जब इसको ऑन करते हैं तो 2 एम्पियर का करंट कंज्यूम करता है, तो इसकी पावर कंजम्पशन हो जाएगी 5 × 2 इज इक्वल टू 10 वाट। वाट पावर की यूनिट होती है, लेकिन जो डिवाइस रोटेट करती है जैसे मोटर, उनकी पावर रेटिंग मोस्टली हॉर्स पावर में यानी एचपी में होती है। बस कहने का फर्क है, और एचपी और वाट दोनों पावर की ही यूनिट है। एक एचपी में कितने वाट होते हैं कमेंट में जरूर से लिखना। अब यह बल्ब 10 वाट पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन कितनी देर में? तो जब यह 1 घंटा ऑन रहेगा तब जाकर 10 वाट कंज्यूम करेगा, जिसको कई बार वाट आवर भी लिख दिया जाता है। जब 1000 वाट होता है उसको हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं या फिर 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। जब डिवाइस को बनाया जाता है तो उसकी पावर कंजम्पशन उसके यूज के हिसाब से सेट की जाती है, जिसका मतलब है पावर फिक्स होती है किसी भी डिवाइस की, हम उसको बदल नहीं सकते। अब हमारे पास में 2 टाइप के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ही होती है। इसमें जो करंट का फ्लो होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। यह एक साइकिल होती है जो 360 डिग्री की होती है और 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज की। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो यह करंट हमें 1 सेकंड में 50 बार ऐसे तोड़ मरोड़ना चाहता है, पर हमारी बॉडी इतना फास्ट मूव नहीं कर पाती है, तो हमें जोरदार झटका लगता है और यह ज्यादा देर तक रह गया तो हम मर भी सकते हैं। मानकर चलो इस वायर में 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है और करंट फ्लो हो रहा है। अब बात ऐसी है कि करंट हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, बस उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस वायर के आसपास में कुछ और भी ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह 220 वोल्ट की सप्लाई इस वायर के पास में अपना एक फील्ड जनरेट करती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आपने बहुत बार लोगों से कहते हुए सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन के बारे में कि इसके पास में मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। यह एक स्प्रिंग लोडेड रोड है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। इस रोड के दोनों साइड में कुछ हवा के पार्टिकल भी है जिन पर यह फोर्स लगाती है अपने मूवमेंट से। अब यह रोड तो सिर्फ इतनी ही दूरी में मूव कर रही है, लेकिन यदि इस पोजीशन पर हम बारीकी से हवा का फोर्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत हवा का फोर्स फील होगा। ठीक ऐसा ही अल्टरनेटिंग करंट के साथ में होता है। जब यह वेवफॉर्म इस तरीके से ट्रेवल करती है तो इसके
पास में जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको यह चार्ज कर देती है, और जब हम उसके पास में जाते हैं तो हमें इस वायर को टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है वही अपने आसपास के एरिया को चार्ज करके रखती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह सेफ होती है। अल्टरनेटिंग करंट का एक और फायदा है, यह इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है, तो बाई चांस हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग गया तो हम इस पॉइंट पर छूट जाते हैं। अब एसी सप्लाई भी दो टाइप की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है जो 220 वोल्ट की होती है, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है, जिसके झटके हमें लगते ही रहते हैं। लेकिन 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट की होती है, जो बड़ी मशीनें जैसे बड़ी मोटर उनके लिए होती है, या फिर सलमान खान के लिए होती है। क्योंकि सलमान खान की सुल्तान मूवी का एक गाना है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, जिसका मतलब है सलमान खान 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे थे। अब 440 वोल्ट से जितने ज्यादा भी वोल्टेज होते हैं, जैसे 11,000 वोल्ट, उनको शॉर्ट में 11 केवी लिखते हैं। इसके ऊपर 33 केवी, 400 केवी, 765 केवी, इनका डायरेक्ट यूज कहीं पर नहीं होता है। इस हाई वोल्टेज का यूज सिर्फ लॉसेस को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों से पावर स्टेशन बहुत ज्यादा दूर होता है, तो इतनी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करके आएगी तो रास्ते में बहुत सारी लॉस हो जाएगी। इसलिए वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। अब बात करते हैं डीसी सप्लाई की। डीसी सप्लाई का करंट कुछ इस टाइप का होता है जो एकदम कांस्टेंट होता है। हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वह ऑलमोस्ट डीसी सप्लाई पर चलते हैं। अब इसकी वेवफॉर्म एकदम सीधी है, जिसका मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास में होता है, लेकिन जब वायर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा सिर्फ तभी। डीसी करंट को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी करंट को नहीं। लेकिन एसी को डीसी में या फिर रिवर्स भी किया जा सकता है। एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, जो डिवाइस एसी को डीसी में बदलती है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर से लिखना। डीसी करंट एसी से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि डीसी का शॉक लग गया तो छूटने के कम चांस रहते हैं और मरने के ज्यादा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, 12 वोल्ट डीसी जो बैटरी में होता है वह इतना खतरनाक नहीं होता है। 50 वोल्ट से ज्यादा यदि कोई डीसी करंट है तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 12 वोल्ट डीसी भी बहुत पावरफुल होता है। यदि आपने गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी से जो केबल लगी हुई है उसकी साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना पावरफुल करंट है। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसलिए बिजली कंपनियां डिमांड के हिसाब से नए नए जनरेटर अपने पावर प्लांट में इंस्टॉल करती रहती है पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी के एंड कंज्यूमर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर हमारे घर तक पहुंचने का जो सफर है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यदि कहीं पर भी बीच में गलती हुई तो उसकी सजा भी तुरंत मिल ही जाती है। अब दोस्तों, एक होता है एनिमेशन और एक होता है एडवांस 3D एनिमेशन, जिसमें हर एक चीज को इस लेवल पर सीखा जाता है कि उसके बाद में यदि कोई नई चीज आती है तो आप अपने खुद के दिमाग से उसको क्रिएट कर पाओगे। और हमने एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स बनाया है, जिसमें आपको हम इस लेवल का एनिमेशन सिखाते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास में मल्टीपल सेक्टर होंगे अर्निंग के लिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम कहता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वह करंट डायरेक्ट वोल्टेज के प्रपोजन में होगा, लेकिन कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, यानी वोल्टेज करंट के बराबर तो है लेकिन जो रेजिस्टेंस है वह कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है, 5 एम्पियर का करंट है और रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं, तो यह 2 ओम फिक्स होना चाहिए। और इसके बाद हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप इस इमेज से पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस करता क्या है। और जब रेजिस्टेंस करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा तो करंट को गुस्सा आएगा, और गुस्से में जिस तरीके से इंसान गर्म होता है वैसे ही करंट वायर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन रेजिस्टेंस ढीठ किस्म का इंसान है, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दे लेकिन यह पीछे नहीं हटने वाला। बस हमें इससे बचने के अलग ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो हम एक ऐसी मेटल यूज में लेते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे कॉपर वायर। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, वहाँ पर कॉपर वायर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी ना रही तो लोग वायर ही काट के ले जाएंगे। आपको पता है पावर फिक्स होती है, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज और करंट पावर के ही सुपुत्र है, इन्हीं से पावर बनती है। थोड़ा आसान एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे यह जनरेटर 100 वाट पावर जनरेट कर रहा है तो 50 वोल्ट हो जाएंगे और 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, और टोटल हमें 100 वाट मिल जाएगी। अब हम चाहें तो करंट को 4 एम्पियर करके वोल्टेज को 25 कर सकते हैं, पर पावर फिक्स रहती है, क्योंकि जनरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है। यदि इसकी कैपेसिटी हमें 100 वाट से ज्यादा बढ़ानी है तो हमें इसमें मैकेनिकल चेंजेस करने होंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आप भी अपना फोकस बढ़ाइएगा। यह जो 100 वाट है ना, यह एक्टिव पावर है। ओरिजिनल पावर कोई और ही है, तो इस पावर के भी पिताजी है और उनका नाम है एपेरेंट पावर, या फिर एक्चुअल पावर, या फिर रियल पावर भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से समझेंगे। यदि आप किसी ट्रांसफार्मर या फिर बड़े जनरेटर के पास में जाओगे तो उसके ऊपर कभी भी पावर नहीं लिखी रहती है, उसके ऊपर रियल पावर लिखी रहती है। बड़े जनरेटर के केस में जैसे 1500 मेगा वोल्ट एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर इस रियल पावर की यूनिट होती है। अब इस रियल पावर के 2 सुपुत्र है, एक का नाम है एक्टिव पावर और दूसरे का नाम है रिएक्टिव पावर। पहले एक्टिव पावर के बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि हम पुराने जमाने में चले और आपने इस टाइप का बल्ब देखा हो फिलामेंट वाला, इस बल्ब के यदि आप पास जाओगे तो जब ये ऑन होता है तो गर्म हो जाता है,
है। या फिर आपने ऐसी मर्क्यूरी देखी होगी जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ऑन करने पर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कर्मकांड करता है जिसकी वजह से वायर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो यार इस बल्ब में एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही होता है जो टेम्परेचर बढ़ाकर हीट जनरेट कर रहा है और उस हीट को लाइट एनर्जी में बदल रहा है। तो यह जो बल्ब है ना, इसके अलावा भी हीटर, टोस्टर, ओवन एंड कॉफी मेकर, आयरन, यह सभी हीटिंग से ही अपना काम करते हैं। तो इन सभी को बोलते हैं रेजिस्टिव लोड और यह सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही कंज्यूम करते हैं। कहने का मतलब एक्टिव पावर एकदम क्रीम होती है उसी को खाते हैं और इस एक्टिव पावर के सुपुत्र वोल्टेज और करंट होते हैं जिससे यह काम करते हैं। अब हमारे घरों में इस टाइप के लोड बहुत कम अवेलेबल होते हैं क्योंकि इन लोड से हमारे सभी काम नहीं हो सकते। तो कुछ अदर लोड भी हमारे पास में होते हैं जैसे इंडक्शन मोटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। और यह जो लोड है ना, इन सभी में मोटर लगी रहती है और मोटर में कोयल होती है। इस कोयल को हम इंडक्टर भी बोलते हैं और यह जो कोयल होती है ना, इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है जिसकी वजह से जब मोटर चलती है तो गर्म भी होती है। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। अब आप बोलोगे यह क्या बला है? इस बला को तो हम बाद में देख लेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि जो इंडक्टर वाले लोड होते हैं ना, उनको इंडक्टिव लोड बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा बाद में समझते हैं। मैं आपको असल में बताता हूँ कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते ही उसको गिलास में डाल देते हो तो आप देखोगे कि उसमें कोल्ड ड्रिंक तो नीचे बैठी हुई है और ऊपर की तरफ बहुत सारे झाग बने हुए हैं। क्या इन झाग की हमें जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये बने कहाँ से? यह बने इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से। तो जो कोल्ड ड्रिंक है वह एक्टिव पावर है और यह जो झाग है यह रिएक्टिव पावर है। तो जो मोटर होती है ना, वह एक्चुअल में एक्टिव पावर को भी खाती है लेकिन थोड़ा उसको रिएक्टिव पावर का भी सेवन चाहिए। इसलिए जनरेटर रियल पावर जनरेट करता है कि भैया जिसको जो खाना है खा लो पर मेरा सर मत खाओ। लेकिन यार इंजीनियर एक ऐसी प्रजाति है जो चैन से नहीं बैठेगा। उसने बोला कि मेरे को तो इस रिएक्टिव पावर की जरूरत ही नहीं है। तो इंडक्टर के सामने उसने लाके खड़ा कर दिया कैपेसिटर को। और कैपेसिटर भाई साहब रिएक्टिव पावर का दुश्मन होता है। वह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाले झाग को ही पीता है और साथ में चुपके से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी पी जाता है। पर इतना तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। अब थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। जो रियल पावर है ना, वह एकदम बैलेंस पावर है और रियल पावर अपने सुपुत्र एक्टिव पावर से ही ज्यादा प्यार करती है। वह नहीं चाहती कि यह जो रिएक्टिव पावर है वह आए। लेकिन क्या करे, नेचर का नियम है, ओपोजिशन होना जरूरी है। ओपोजिशन के बिना कुछ काम होता नहीं है सही से। तो फिर रियल पावर ने क्या किया, एक पावर फैक्टर नाम का एजेंट बनाया स्पेशली रिएक्टिव पावर को सुधारने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम रिएक्टिव पावर खड़ी करती है। यह कुछ पावर को वेस्ट कर देती है और अपेरेंट पावर चाहती है कि वह पावर वेस्ट ना करे। अब जब मोटर चलती है तो वह एक्टिव पावर तो कंज्यूम करेगी ही करेगी, वह तो फिक्स है, लेकिन रिएक्टिव पावर को भी कंज्यूम करेगी। और रिएक्टिव पावर पावर फैक्टर की टांग खींचती है और अपने पलड़े को भारी कर देती है, जिससे पावर फैक्टर डाउन होने लगता है। तो हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर लैग कर रहा है, यानी लैगिंग पावर फैक्टर है। और यह वोल्टेज को कम कर देता है और वोल्टेज कम होगा तो कोई भी इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर पाएगा। तो पावर फैक्टर वापस बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर को लेकर आता है और यह जो रिएक्टिव पावर टांग खींच रही थी इसको बैलेंस करता है। अब मैं आपको रियल गेम बताता हूँ। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है या हमारे घर की ही बात कर ले तो 90% लोड इंडक्टिव ही होते हैं। तो हमारे घर वाले लोड से तो जनरेटर को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर को बहुत ज्यादा दबा है, यानी लैग कर देता है। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उस बैंक इंस्टॉल करते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये खंबे पर लगी हुई दिख जाएगी। बेसिकली उसका काम यही है कि जो इंडस्ट्री पावर फैक्टर को ज्यादा लैग कर रही है उसको बैलेंस करे, ताकि जो जनरेटर है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े और वोल्टेज को भी बैलेंस किया जा सके। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है, जो जीएसएस होता है वहीं पर कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब यह कैपेसिटर बैंक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। रेगुलरली पावर फैक्टर चेक किया जाता है और जरूरत न पड़ने पर इसको हटा दिया जाता है लोड से, क्योंकि कैपेसिटर पावर फैक्टर को पहले तो लेगिंग से यूनिटी पर लेकर आता है और फिर यूनिटी से लीडिंग साइड में लेकर चला जाता है। और लीडिंग पावर फैक्टर ओवर वोल्टेज जनरेट करता है, जिससे जनरेटर हो या मोटर हो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह जल जाते हैं। अब मैं आपको मेरे कॉलेज टाइम का एक जबरदस्त किस्सा बताता हूँ। हमारा जो लैंडलॉर्ड था उसको ऐसा लगने लगा कि हमने मीटर के साथ में टेम्परिंग कर दी है और वह सही से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं दिखा रहा है। तो उनका लड़का जूनियर इंजीनियर था, हमको बता रहा था कि मैं पावर फैक्टर निकाल लूंगा और पता करूंगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। अब उनको तो हमने नहीं बोला, लेकिन मन ही मन हम सोच रहे थे कि बेटा हम दिन भर पावर फैक्टर ही निकालते हैं। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हम रिएक्टिव पावर को जीरो कर दे और पावर फैक्टर को बैलेंस कर दे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर के सामने जो मीटर लगा रहता है वह रियल पावर मेजर करता है, और यदि हमारे पास में यह जो मोटर है इसमें हम रिएक्टिव पावर को जीरो कर दे तो अब सिर्फ एक्टिव पावर बचेगी, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, जो कैपेसिटर वाले लोड होते हैं उनको कैपेसिटिव लोड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटिव लोड ना के बराबर होते हैं। बस यह सिर्फ रिएक्टिव पावर को बैलेंस करने के लिए आते हैं। जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है जो बहुत दूरी तक जाती है, उनको यदि आप ध्यान से देखोगे तो यह एक कैपेसिटर का ही काम करती है। वायर जो होता है वह पॉजिटिव का काम करेगा और जो ग्राउंड है वह नेगेटिव का। अब इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज है, तो जो बीच का एरिया है वह धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा और एक कैपेसिटर की तरह काम करने लग जाएगा, जिस वजह से रिसीविंग साइड है वहाँ पे वोल्टेज सेंडिंग साइड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से
वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इंटरफेरेंस को बैलेंस करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में शंट रिएक्टर लगाए जाते हैं। यह देखने में सेम टू सेम ट्रांसफार्मर जैसे ही होते हैं, लेकिन यह कैपेसिटिव इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। तो कहने का मतलब यदि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो कैपेसिटिव उसको बैलेंस करेगा, और कैपेसिटिव ज्यादा है तो इंडक्टिव उसको बैलेंस करेगा। और जो प्योर रेजिस्टिव लोड होते हैं वह एकदम यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं। वह ना ही तो पावर फैक्टर को लैग करते हैं, ना ही लीड करते हैं। मेरे ख्याल से इतना बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग फील्ड से जो नहीं भी है उनको भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। आपके डाउट कमेंट में जरूर से लिखना, मैं आपके हर वैल्यूएबल कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।